गाइस आर बैक विद अनदर वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे द स्टोन ड्राफ्ट, जिसे लिखा है जोसे सारामागो ने। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जिसमें एक हिडन मैसेज है जिसको समझना सिर्फ रॉ टेक्स्ट पढ़ने में कुछ मुश्किल हो सकता है। सो वील ट्राई टू एनालाइज दैट आल्सो, बट एज अ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एंगेजिंग है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन. Do not forget to subscribe and hit the bell icon before we start. Thank you guys. So, पहले हम जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में। तो जोसेफ सारामागो को नोबेल प्राइज मिल चुका है फॉर लिटरेचर। 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक माना जाता है, क्योंकि ये अपने राइटिंग में कुछ बदलाव नहीं लाते। आपको समझाना चाहूँ तो मतलब ये अलग अलग बातों के बाद अपने थॉट को शिफ्ट नहीं कर देते। ये लॉन्ग आइडियाज देते हैं, फ्लो, ऐसे आइडियाज देते हैं जो लगातार फ्लो में रहते हैं, यानी कि एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है इनके वर्क में। इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, पर उन स्टोरीज के अंदर एक सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर एम्बेडेड होता है, सोशल पॉलिटिकल फैक्टर उसमें इंक्लूडेड होता है। इनका जो लिटरेरी करियर रहा है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है, पर जब इनकी नॉवेल्स और स्टोरीज फेमस होना स्टार्ट हो गई तो ये बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड हो गए थे, बहुत ही जाने जाने लगे थे अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द स्टोन ड्राफ्ट, ब्लाइंडनेस, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द स्टोरी। तो बेसिकली हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है द आइबेरियन पेनिनसुला के साथ। अब होता क्या है कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है ना, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। इस आइबेरियन पेनिनसुला में स्पेन और पोर्टुगल भी आते हैं, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ये जो जगह है आइबेरियन पेनिनसुला है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट से टूट के या शिफ्ट होके वेस्ट की तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है, पानी में बहना स्टार्ट हो जाता है। इसी डिटैच्ड लैंडमास को इन्होंने नाम दे दिया अ स्टोन राफ्ट, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई पत्थर की राफ्ट पानी में तैर रही हो। अब ये जो स्टोन राफ्ट है ना, यानी कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है, ये बहते बहते बहुत जगहों तक जाएगा और अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग इफेक्ट्स रहेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स की। फर्स्ट है जोआना। तो जो जोआना है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है। ये अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना चाहती हैं। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये जो अनसर्टेन जर्नी है इस आइबेरियन पेनिनसुला की, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अब वेस्टवर्ड की तरफ वेस्टवर्ड फ्लोट कर रहा है, आई एम सॉरी, ये इस जर्नी को लेके बहुत ही एक्साइटेड है। और इस जर्नी पे क्या क्या होगा, इनको कहाँ कहाँ जाने को मिलेगा, इस चीज को लेके काफी खुश हैं। ये अपनी जर्नी में अलग अलग लोगों से मिलना चाहती हैं, अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। और उसी दौरान इन ये मिलती हैं एक सेल्समैन से। अब वो सेल्समैन की परेशानियों को देख के, उससे बात करके, इन्हें ये फील होता है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म है, कैसे वर्क करता है, कि कोई भी इंसान एक क्राइसिस के दौरान, किसी ऐसी मुश्किल घड़ी के दौरान कैसी अपनी लाइफ जीता है और कैसी चीजों से अपने लिए काम करता है। बात कर लेते हैं जोजे की। अब जोजे एक पॉटर है, तो जैसा इनका प्रोफेशन है क्ले को मोल्ड करने का, क्ले को शेप देने का, इसी तरीके से हर चीज में इस क्राइसिस में भी अपना यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे जो स्टोन ड्राफ्ट की मूवमेंट है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये कैसी जर्नी है जिसमें लोगों के माइंड्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, लोगों की थिंकिंग ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और इसी चीज को थ्रू आउट अपने इंटेलेक्चुअल टॉक से रिप्रेजेंट करते रहते हैं। इसी स्टोन ड्राफ्ट में इस क्राइसिस के दौरान, इस इंसिडेंट के दौरान, ये मिलते हैं, जोजे मिलते हैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से। और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बातें करने लग जाते हैं एग्जिस्टेंशियल थीम्स के ऊपर, कि कैसे
ये जो हमारी लाइफ है इसका क्या मतलब है। लाइफ एंड पे आ जाएगी हर इंसान की एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ऐसे इंटेलेक्चुअल टॉक्स में ये बिजी हो जाते हैं उन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के साथ। जोआना और जोजे मिलते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पे, जब इनकी जर्नी चल रही है, दोनों अपने अपने काम में बिजी है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है। उसी टाइम पे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और उस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल सपोर्ट। ये दिखाते हैं कि कैसे क्राइसिस के दौरान कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का साथ होना और किसी को म्यूचुअली समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मुश्किल घड़ी के दौरान। अब क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है इन जोआना को उनके हिसाब से चलने के लिए, पर ये उन टर्म्स को नहीं मानती है, तो यहाँ पे ऐसा एक सिंबॉलिक एक्शन दिखाया जाता है कि एक पॉइंट पे आके जोआना एक स्टैचू को अनवील कर देती है, उसका पर्दा गिरा देती है, जबकि वो उस टास्क उस टाइम पे करना एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। यही दिखाता है कि कैसे डिफाई करती हैं रूल्स को और अपनी मर्जी से सारा टास्क करती हैं। अगर हम बात करें ऐसे ही कोई सिंबॉलिक एक्शन जो जोजे करते हैं, जोजे एक पॉटर हैं, तो इनको अपनी पूरी जर्नी के दौरान पॉटरी करने में सोलेस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यही जो इनका जो एक्शन है ये प्रेजेंट करता है कि कैसे एक क्राइसिस के दौरान, कैसे एक इतनी ज्यादा मुश्किल घड़ी के दौरान अपने पैशन को फॉलो करना, आर्ट को फॉलो करना, क्रिएटिविटी को फॉलो करना लोगों को हिम्मत देता है, उनको एक पावर देता है उस टाइम में स्ट्रांगली उस चीज को फेस करने के लिए। इसी दौरान जोआना को मिलता है एक मिलिट्री चेक पॉइंट। ये मिलिट्री चेक पॉइंट को देख के ये सोचती हैं कि कैसे इस तरह के टाइम में भी सोसाइटी में ऐसी टेंशन्स हैं जो बिल्कुल ही बेमतलब की टेंशन्स हैं, कि लोग ऐसे टाइम में भी आपस में लड़ाई करने का सोचते हैं, आपस में एक दूसरे दुश्मनी निभाने का सोचते हैं। अब जो जोजे हैं, ऐसे ही हम जोजे की बात करें, ये थ्रू आउट द टाइम अपने फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन और फिलोसफिकल कन्वर्सेशंस में बिजी रहते हैं उन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के साथ। तो बेसिकली पूरी स्टोरी में जोआना और जोजे के बारे में ऐसी बातें बताई जाती हैं जो सिंबॉलिक है नेचर में, जैसे स्टैचू को अनवील करना, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बात करना, या फिर पॉटरी करना। ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्टोरी के मीनिंग में, कि कैसे क्राइसिस के दौरान लोग अपनी इंडिविजुअल जर्नीज को बहुत ही डिफरेंटली परसीव करते हैं और डिफरेंटली उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज जो गवर्नमेंट थी, अगर हम पहले बात पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था। जो स्पेन और पोर्टुगल की गवर्नमेंट थी, इंक्लूडिंग अदर यूरोपियन नेशंस आल्सो, वो सब समझ नहीं पा रही थी कि उनको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। इसीलिए उन्होंने सारे इमरजेंसी मेजर्स को उनकी उनकी जगहों पे एक्टिव करवा दिया, ताकि कोई भी अगर किसी भी तरीके की इशू होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसका इमीडिएटली वो लोग कोई सॉल्यूशन निकाल के उनको दे सके। इसीलिए सारे इमरजेंसी मेजर्स को एक्टिवेट कर दिया गया। लोगों को रीअश्योरेंस दी जा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा और कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्राइसिस का, इस इंसिडेंट का सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं इफेक्ट आया, इंटरनेशनली भी इसका बहुत ही गहरा इफेक्ट रहा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यानी कि ओवरऑल द वर्ल्ड, इस इंसिडेंट को जान लिया गया। पूरा वर्ल्ड इसके बारे में जान गया था, और सभी यही सोच रहे थे कि ऐसा इंसिडेंट ऐसी जगह पे कैसे हो सकता है, यानी कि इस इंसिडेंट ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और डिप्लोमैट्स जो थे वो ये भी ध्यान लगाने लगे, ये भी देखने लगे कि इस इवेंट का क्या इफेक्ट आ सकता है हमारी ग्लोबलाइजेशन पे, इस इवेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है इन जियोलॉजिकल टर्म्स। इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया गया डिप्लोमैट्स, साइंटिस्ट और अलग अलग प्रोफेशनल्स के द्वारा।
जिस इंटरप्रिटेशंस भी की गई, अलग अलग धर्म के लोग इसको अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे थे कि इंसिडेंट क्यों हुआ होगा। कोई ये मान रहा था कि भगवान नाराज हो गए हैं, कोई ये मान रहा था उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई शायद, और ऐसे ही अलग अलग उनके रिलीजियस जो कारण थे वो उनको अफेक्ट कर रहे थे। इसीलिए ये लोग प्रेयर्स करने लग गए, प्रार्थनाएं करने लग गए, लोगों के भगवान के सामने मन्नतें रखने लग गए कि ये सब ठीक हो जाएगा तो हम क्या क्या करेंगे। इकोनॉमी पे भी इसका बहुत ही गहरा इफेक्ट आया, क्योंकि जो आइबेरियन पेनिनसुला था उसके ट्रेड रूट्स बहुत अफेक्ट हो गए थे, और इसी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी गिर रही थी। जो इनकी फाइनेंशियल सुप्रीमेसी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसी वजह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए, और इससे इनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इसी सब टाइम में जब पूरे वर्ल्ड में इनके यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हिस्से का फ्लोट होने पे बहुत ही ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, लोगों पे इफेक्ट आ रहा था, उसी टाइम जोआना और जोजे जो हमारे दो करेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी पर्सनल जर्नीज में बिजी थे। वो अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नीज में इतने एंगेज थे कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको इस ग्लोबल क्राइसिस पे कैसे ध्यान देना है। उनकी इंडिविजुअल जर्नीज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाज वे मोर इम्पोर्टेंट टू compared to the global crisis that was happening. Not a global crisis actually, but एक ऐसा इवेंट जिसका ग्लोबली इफेक्ट आ रहा था। तो बेसिकली इस पूरी जो स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक ऐसा इवेंट जो ग्लोबली अफेक्ट करता है वो हर किसी के लिए सेम नहीं होता। किसी के लिए वो एक घूमने का जरिया बन गया, किसी के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का जरिया बन रहा है, कोई उसको एक रिलीजियस गो दे रहा है, कोई पॉलिटिकल गो दे रहा है, कोई सिर्फ उसको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। और इसी के साथ एंड में ये बताया जाता है कि जो फ्लोटिंग आइलैंड था ये एक अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इससे इसमें बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि ये कौन सी जगह पे पहुंचता है और स्पेसिफिकली वो जगह कहाँ है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हर चीज का रेजोल्यूशन एंड में मिल जाता है, इसीलिए उसको दिखा दिया गया कि हमारा ये आइलैंड, फ्लोटिंग आइलैंड, स्टोन राफ्ट भी हमारी एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंच गई। इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है एंड होती है। And thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.